टाइटैनिक, जिसे बनाने में 1200 दिन लगे थे, वो सिर्फ 2 घंटे में कैसे डूब गया? द 10th of April 1912 का वो दिन था जब दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महंगा शिप टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। उस दिन अटलांटिक ओशन बहुत शांत था और समुद्री तूफान का कोई चांस नहीं था। शिप में 1500 पैसेंजर्स सवार हो चुके थे और लाखों लोग टाइटैनिक के पहले सफर की शुरुआत देखने के लिए डॉक्स पर खड़े थे। ना तो पैसेंजर्स, ना ही विदाई देने वाले लाखों लोग और ना ही टाइटैनिक के क्रू को पता था कि जो शिप थोड़ी ही देर में समुद्र में उतरने वाला था उसे 6 मिस्टेक्स के साथ बनाया गया था जो उसकी भयानक डिजास्टर का कारण बनेंगे। आज के एपिसोड में व्यूअर्स एक बार फिर से उस समय के सबसे एक्सपेंसिव, लग्जूरियस और पावरफुल शिप टाइटैनिक से हुई 6 मेजर मिस्टेक्स के बारे में जानेंगे, जिन्हें अगर नहीं किया गया होता तो शायद टाइटैनिक दुनिया में अपने क्रैश के लिए नहीं बल्कि अपनी सक्सेस के लिए फेमस होता। वो कौन सी 6 मिस्टेक्स थीं जिन्हें 40 इयर्स के एक्सपीरियंस वाले कैप्टन एडवर्ड स्मिथ भी नोटिस नहीं कर पाए? कैप्टन के 40 इयर्स के एक्सपीरियंस को छोड़ दें तो ये मिस्टेक्स टाइटैनिक को ऑपरेट करने वाली व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने भी ओवरलुक कर दी, जिसे 107 शिप्स ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस था। या फिर ये मिस्टेक्स टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी हार्लैंड एंड वुल्फ को भी नोटिस नहीं हुई, जिसने टाइटैनिक से पहले 500 से ज्यादा शिप्स बनाए थे। 1907 में टाइटैनिक का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ और लगभग 3 इयर्स और 2000 वर्कर्स की कड़ी मेहनत के बाद शिप कंप्लीट हुआ। शिप पूरी तरह से रेडी था, लेकिन टेस्टिंग फेज अभी बाकी थी। बिल्डर्स का शिप पर कॉन्फिडेंस और बढ़ गया जब टाइटैनिक ने अपना पहला टेस्ट रन सक्सेसफुली पास कर लिया। सक्सेसफुल टेस्ट के बाद दुनिया भर के अलग अलग न्यूज़पेपर्स में इसे अनसिंकेबल टाइटैनिक हेडलाइन के साथ मार्केट किया गया। मतलब ऐसा शिप बनाया गया है जो कभी नहीं डूबेगा। शिप की पहली यात्रा द 10th of April 1912 को साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से शुरू होनी थी और इसका डेस्टिनेशन न्यूयॉर्क सिटी था। टाइटैनिक के इकोनॉमी सेक्शन में ट्रैवल करने का कॉस्ट $30 था, जबकि फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करने का कॉस्ट $150 था, जो आज के टाइम में 340,000 रुपीज के बराबर है। इस मार्केटिंग के रिजल्ट से सभी टिकट्स अचानक बुक हो गए और फाइनली वो दिन आ गया जब टाइटैनिक ठीक 12 नून पर अपनी पहली यात्रा शुरू करने वाला था। टाइटैनिक ने अपनी पहली जर्नी शुरू की और उसके तुरंत बाद शिप की मिस्टेक्स सामने आने लगी। कैप्टन स्मिथ को ओनर से द 17th of April तक न्यूयॉर्क पहुंचने की डेडलाइन मिली थी, जो सिर्फ 7 डेज दूर था। इस वजह से कैप्टन ने शुरू से ही बहुत हाई स्पीड मेंटेन की, जो कि टाइटैनिक की फर्स्ट मेजर मिस्टेक थी। ओनर्स के इंस्ट्रक्शंस और प्रेशर की वजह से कैप्टन स्मिथ को जल्दी से जल्दी न्यूयॉर्क पहुंचना था, क्योंकि ये टाइटैनिक का मेडन वॉयज था और टाइम पर नहीं पहुंचने से टाइटैनिक की रेपुटेशन को बहुत नुकसान होता। किसी भी व्हीकल, मशीन या शिप के कई ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, जिसमें स्पीड लिमिट्स भी शामिल हैं, जो टाइटैनिक की जर्नी का शुरू से ही पार्ट होना चाहिए था। थोड़ी ही देर में शिप साउथहैम्पटन पोर्ट को इतना पीछे छोड़ चुका था कि दूर दूर तक फैले नीले समुद्र के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। टाइटैनिक को चलते हुए 3 डेज हो चुके थे। फ्रांस और आयरलैंड में बस थोड़ी देर के लिए रुकने के बाद और पिछले 24 आवर्स से लगातार न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ रहा था। द 14th of April 1912 की शाम थी और समुद्र में सन्नाटा और फॉग छाया हुआ था, जिससे विजिबिलिटी बहुत कम हो गई थी। उसी रात एक और शिप जो टाइटैनिक से कुछ ही आवर्स आगे था ने वायरलेस के जरिए टाइटैनिक के कैप्टन को समुद्र में तैर रहे आइसबर्ग्स के बारे में वार्न किया था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये वार्निंग कम से कम 6 टाइम्स दी गई थी, लेकिन वायरलेस ऑपरेटर्स की लापरवाही की वजह से ये बेहद जरूरी वार्निंग्स मिस हो गईं। उनके लिए ये शायद नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन ये टाइटैनिक के क्रू की सेकंड मिस्टेक थी। टाइटैनिक अपनी तरह का पहला लग्जरी शिप था और उसमें कई वीआईपी सवार थे, इसीलिए टाइटैनिक का ज्यादातर क्रू फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स की सेवा में बिजी था। अगर इन वार्निंग्स को सीरियसली लिया गया होता तो पूरा सिनेरियो ही अलग हो सकता था। शिप हाई स्पीड पर भी ट्रैवल कर रहा था और वो ऑलरेडी एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग मिस कर चुका था। टाइटैनिक अब तेजी से और बिना किसी डर के आइसबर्ग की रेंज में जा रहा था, लेकिन फिर भी इसे एक्सीडेंट से बचाया जा सकता था, क्योंकि लुकआउट्स अलर्ट थे और दूर से ही किसी भी आइसबर्ग को देखकर कैप्टन को इन्फॉर्म करने के लिए तैयार थे। हावेवर, उनके पास दूर से देखने के लिए एक एसेंशियल आइटम नहीं था, बाइनोक्यूलर्स। हाँ, लुकआउट्स अलर्ट थे, लेकिन बिनोक्यूलर्स की कमी के कारण वे आइसबर्ग को दूर से नहीं देख पा रहे थे और ये टाइटैनिक की 3rd मिस्टेक थी। कैप्टन स्मिथ को आइसबर्ग के बारे में तब पता चला जब शिप के लुकआउट्स ने रिपोर्ट किया कि शिप के ठीक सामने फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा एक आइसबर्ग है। हावेवर, तब तक बहुत लेट हो चुका था, क्योंकि आइसबर्ग बहुत क्लोज आ गया था। अटलांटिक ओशन में शिप्स अक्सर ऐसे आइसबर्ग से एनकाउंटर करते हैं जिन्हें लार्ज वेसल्स यूजुअली इजीली हैंडल कर लेते हैं। शायद कैप्टन स्मिथ ने भी ऐसा ही सोचा होगा। आइसबर्ग की रिपोर्ट मिलने पर कैप्टन स्मिथ ने इंजन्स को स्टॉप करने का ऑर्डर दिया और साथ ही टाइटैनिक का कोर्स चेंज करने का भी ऑर्डर दिया। इंडीड, कैप्टन स्मिथ ने आइसबर्ग से बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन डिस्टेंस इतनी कम हो गई थी कि कोई भी एक्शन फ्यूटिल साबित हुआ। आइसबर्ग अब टाइटैनिक के सेंटर से कोलाइड कर चुका था, लेकिन फिर भी सर्वाइवल की फेयर होप थी।
ये होप अभी भी बाकी थी कि आइसबर्ग शायद शिप की बॉडी को डैमेज ना करे या इम्पैक्ट पर आइसबर्ग टूट जाए। ऐसा हो सकता था अगर टाइटैनिक की फोर्थ मिस्टेक इफेक्ट में ना आई होती। एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं कि टाइटैनिक की बॉडी में यूज किए गए रिवेट्स कास्ट आयरन के बने थे, स्टील के नहीं। ये रिवेट्स आयरन के लार्ज पीसेस को एक साथ होल्ड करने के लिए थे, लेकिन सिंस कास्ट आयरन स्टील से सॉफ्टर होता है, इम्पैक्ट पॉइंट पर जहां आइसबर्ग टाइटैनिक की बॉडी से टकराया वहां प्रेशर के कारण रिवेट्स ओपन हो गए, जिससे वही हुआ जिसका डर कैप्टन स्मिथ को था। मिस्टेक नंबर 5, टाइटैनिक अब एक फुटबॉल फील्ड जितने बड़े आइसबर्ग से कोलाइड कर चुका था और शिप के लोअर पार्ट में पानी भरना शुरू हो गया था। इस डेंजरस कोलिजन ने पूरे क्रू और पैसेंजर्स को अलर्ट कर दिया था, साथ ही टाइटैनिक के ओनर जोसेफ ब्रूस इज़्मे को भी, जो ऑन बोर्ड थे। अनडाउटेडली टाइटैनिक में पानी भरना शुरू हो गया था, लेकिन फिर भी इसके सर्वाइवल की होप थी, क्योंकि टाइटैनिक को इस तरह डिजाइन किया गया था कि अगर इसके 3 फ्लोर्स फ्लडेड भी हो जाए तो भी ये सिंक नहीं होगा। अनफॉर्चुनेटली इस शिप के लिए पानी 3 फ्लोर्स क्रॉस करके 4th फ्लोर तक पहुंच गया था। सिचुएशन अब कंट्रोल से बाहर थी। टाइटैनिक स्लोली ओशन में सिंक कर रहा था। अब ऑन बोर्ड पैसेंजर्स को सेव करने का टाइम था। शिप की वरी किए बिना कैप्टन स्मिथ ने रेडियो पर इमरजेंसी अलर्ट इशू किया। हेल्प के आने का वेट करते हुए पैसेंजर्स को लाइफ बोट्स में शिफ्ट करने का प्लान बनाया गया। हाउएवर इसी मोमेंट 5th मिस्टेक एविडेंट हो गई। हाँ, शिप पर टोटल 32 लाइफ बोट्स के लिए स्पेस था। नेग्लिजेंस के कारण ओनली 20 प्रोवाइड की गई थी। 1500 पैसेंजर्स थे और ओनली 20 बोट्स। हर तरफ केओस था और हर कोई उन फ्यू लाइफ बोट्स में बोर्ड करना चाहता था। 12:45 पर फर्स्ट इमरजेंसी बोट सी में लॉन्च की गई, बट यहाँ एक और 6th मिस्टेक हुई। केओस के बीच बोट्स फुली फिल्ड किए बिना ही लॉन्च कर दी गई, मोस्टली फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स को प्रायोरिटी देते हुए। मतलब वेल्थी इंडिविजुअल्स को पहले बैठाया गया। अगर बोट्स में मोर पैसेंजर्स अकोमोडेट किए गए होते तो लेस लाइव्स लॉस्ट होती। शिप तेजी से सी में सिंक कर रहा था। 2:18 पर शॉर्ट सर्किट के कारण टाइटैनिक की सभी लाइट्स ऑफ हो गईं और नेक्स्ट ही मोमेंट शिप 2 पीसेस में ब्रेक हो गया। टाइटैनिक को कंप्लीटली सी में सिंक होने में 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स लगे, जिसके रिजल्ट में 1500 लोग अटलांटिक ओशन के ठंडे पानी में ड्राउन हो गए। यह भी इंपॉर्टेंट है कि उस टाइम पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था। मतलब अगर पैसेंजर्स ठंडे पानी में जंप भी करते तो भी सर्वाइवल का कोई चांस नहीं था, क्योंकि इतने लो टेम्परेचर में एक पर्सन 30 मिनट से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकता। ऐसा कहा जाता है कि डेड का नंबर 1500 से काफी ज्यादा था, क्योंकि बहुत से लोग जो शिप के क्रू को जानते थे उन्होंने बिना टिकट्स के शिप में बोर्ड किया था। सर्वाइवर्स में मेजॉरिटी चिल्ड्रन और विमेन की थी। दूसरी तरफ कैप्टन स्मिथ लगातार लोगों की जान बचाने में लगे हुए थे और डूबते हुए जहाज से कूदने वाले वो आखिरी इंसान थे। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा और आप इसे शेयर भी करेंगे। आपके प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले अमेजिंग वीडियो में मिलते हैं।